नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसकी गहमागहमी चल रही है। हालांकि इनके तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। और दूसरी जो बात कहें, जो अंतिम रूप से आरक्षण की एक व्यवस्था होनी थी, वो भी फिलहाल टलती हुई दिखाई दे रही है। दिखाई क्या दे रही है? टल गई है। लेकिन इसे लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निकाय और चुनाव के पहले दोनों ही राजनीतिक दलों ने, भाजपा ने और कांग्रेस ने अपने अपने संगठन में भी परिवर्तन के संकेत दिए हैं। परिवर्तन मतलब ये समझिए, जो जमीनी अमला होता है, जिन्हें काम करना होता है, भाजपा की बात करें तो मंडल स्तर पर क्या करना है, उसके ऊपर के स्तर पर क्या करना है, कांग्रेस ने भी वही एक प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की है, कर रही है कि ब्लॉक स्तर पर क्या किया जाना है, किस तरीके से। कुल मिलाकर बात यही है कि शतरंज की जो बिसात बिछ रही है, उस पर मोहरे कैसे सजाए जाएं, और मोहरे जब सज गए हैं तो चली जाए चाल तो वो कारगर हो, प्रभावशाली हो और जीत दिलाने वाली हो। कुल मिलाकर विषय यही होता है जब चुनाव होते हैं, यही हो रहा है। और भी कुछ विषय हैं, मैं बात करूंगा। कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के, और पत्रकार भी हमसे बात करेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कि उनकी राय लेना बहुत आवश्यक मानता हूं। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। नगरीय निकायों में चुनावों के लिए वार्डों के आरक्षण के बाद अब निकायों के महापौर और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण टल गया है, जो अब 27 दिसंबर की जगह 7 जनवरी 2025 कर दी गई है। वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई सीनियर नेताओं के चुनाव लड़ने के सपने को झटका लगा है। परिसीमन होने से सभी वार्डों का लॉटरी से आरक्षण हुआ और पूरा गणित ही बदल गया। इस बार की आरक्षण प्रक्रिया में मेयर, नेता प्रतिपक्ष समेत कई पार्षदों का वार्ड आरक्षित हो गया है, जिसने कई दिग्गजों के वार्डों का समीकरण बिगाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बीच अपने मंडल और जिले के अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस राज्य के 1 दर्जन जिला अध्यक्षों को बदल सकती है। वहीं संगठन में खाली पदों पर भी नियुक्तियां हो सकती है। बदलाव जैसी कोई बात नहीं है। संगठन में कुछ रिक्त पद हैं जिन्हें खाली करने की कवायद चल रही है। वरिष्ठ नेतागण विचार विमर्श कर रहे हैं और यह माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है और इस दिशा में संगठन के हितों में निर्णय लेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने में भी भारतीय जनता पार्टी असफल साबित हुई है। मोदी की गारंटी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी 1 साल से लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम किया है। तो इस नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में जनता इंतजार कर रही है। अवसर आया भारतीय जनता पार्टी को उसका साइज दिखाया जाए। कांग्रेस को अपने संगठन में बदलाव करना है या नहीं करना है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और उनका आंतरिक मामला है। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन कांग्रेस क्या है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हारने के बाद इतनी हिल गई है, इतनी बौखला गई है कि अब उनका संभल पाना मुश्किल है। नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह मात खानी पड़ेगी। निकाय चुनाव आम जनता से सीधे जुड़े होते हैं। प्रदेश की राजनीति में सीधी पकड़ तो नहीं होती, लेकिन ये बड़े चुनावों में बड़े मददगार होते हैं, क्योंकि इनका अपने वार्ड के लोगों से सीधा संपर्क होता है। इसलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसे देखते हुए राजनीतिक दलें ये चाहती है कि उनके लोग बड़ी तादाद में जीते, ताकि उनकी जनता पर सीधी पकड़ बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो बात यही है, नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। चर्चा करते हैं। बहुत से कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कि आज चर्चा मैं चाहता हूं कि विस्तार से हो और सार्थक चर्चा हो, क्योंकि विद्वान प्रवक्तागण भी बैठे हुए हैं और नागेंद्र वर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो हम चर्चा करना चाहेंगे इन विषयों पर। पहले परिचय करवा देता हूं आप सभी का अपने दर्शकों से। गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी, आपका स्वागत है। रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ नागेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे ही कर लूं। रुपेश दुबे जी, स्वागत करेंगे सर।
अब तो आप स्वागत करने जाएंगे, मिले मुख्यमंत्री से, आभार व्यक्त किया, स्वागत किया क्या उनका? आपकी एक बहुत प्रतीक्षित मांग पूरी होने वाली है, बैलेट से चुनाव होगा सर, बैलेट से चुनाव होंगे अब। संजय जी नमस्कार। जी नागेंद्र जी नमस्कार। गंधर्व पांडे जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस जनता के हितों के लिए और जनमत को जहां सम्मान मिले उसके बारे में बात करती है। जी ईवीएम मशीन में जो चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से जब कहीं त्रुटि होती है तो ईवीएम मशीन में जो पड़े वोट हैं उनको नहीं जाने की अनेकों प्रमाण आज वर्तमान स्थिति में मौजूद रहे हैं। वैसे स्थिति में जिस जनता ने अपना जनादेश दिया है ईवीएम की मशीन में उसका वोट कैद है, उसको नहीं गिनने से उनका एक अपमान होता था। लेकिन बैलेट जिस प्रकार से चुनाव होंगे, किंतु छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार चल रही है वो स्थानीय स्तर पर जो नेतृत्व जो होते हैं हमारे ब्लॉक स्तर के, बूथ स्तर के, वार्ड स्तर के, प्रांत पंचायत स्तर के, वार्ड स्तर के, उनके भी निर्वाचन को कराने में भाजपा की सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट नजर रही है। प्रशासनिक व्यवस्था लचरता जब जाहिर है। जी मैंने पहला सवाल किया, आप कह रहे हैं कि हम अगर ईवीएम से चुनाव हो, आपके बड़े नेता कह रहे थे, तो हमें पूरी की पूरी सीट मिल जाए फिर भी हम भरोसा नहीं करेंगे भाई साहब, विश्वास नहीं करेंगे। अब तो हो रहा है बैलेट से चुनाव, तो स्वागत करिए पहले और फिर कहिए कि जो भी परिणाम आएगा तो फिर एक बात नहीं कहेंगे हम, सिरोधार्य। रुपेश जी। निश्चित रूप से संजय जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान और निर्वाचन एक स्वस्थ परंपरा से होनी चाहिए। जनता का जनादेश प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रत्येक नेता को सिरोधार्य करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि जनादेश किस परिप्रेक्ष्य में आया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखिए, जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने ओबीसी आरक्षण की बात करी और इसी प्रकार के ओबीसी आरक्षण के कारण नगरीय निकाय के, स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र में जहां भाजपा की सरकार रही है, 3.25 सालों से आज तक वहां स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। उसी क्रम पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार चलने के लिए है। यहां तक कि प्रशासनिक अमला भी हताश और परेशान हो चुका है। लगातार दिन रात मेहनत करके आरक्षण की प्रणाली के लिए वार्डों में क्या आरक्षण की स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, तय करते हैं और 27 तारीख को जब आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है तो 26 तारीख के शाम को 5 बजे 5:30 बजे यह सूचित किया जाता है, यह आदेश दिया जाता है कि निर्वाचन में आरक्षण की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दी जाती है। तो निश्चित रूप से तो हमारे कुशल प्रशासक, प्रशासनिक तंत्र है, उनके भी कार्य प्रणाली पर एक तरह से धब्बा लगता है और वो हताशा की श्रेणी में आते हैं। भाजपा प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदहाल है। किसानों की स्थिति 3100 रुपए एक भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। महतारी वंदन योजना का लाभ 3100 किसान एक भी किसान को नहीं मिल पा रहा है, पूछूंगा मैं गंधर्व जी से। जी इसी प्रकार हमारी माताओं बहनों को, गरीब जो महिलाएं हैं जिनको 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी, तमाम तरह के ऐसे वादे हैं जो मोदी की गारंटी के नाम पे एक जुमला साबित हो रहा है। एक किताब पुस्तिका स्मारक के रूप में छत्तीसगढ़ में रखा जा चुका है। ऐसी स्थिति में भाजपा निश्चित रूप से बैकफुट पर है और वो स्थानीय स्तर के नेतृत्व को आगे नहीं लाने की मंशा और आरक्षण का पेच न्यायालय में फंस जाए ताकि महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी चुनाव न हो। ये भाजपा की सुनियोजित साजिश का खेल है। गंधर्व जी बैकफुट पे हैं सर। बैकफुट पे इसलिए कि आपने पहले तो आपने बात मान ली कि बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा रहे हैं, जिसके लिए कि दिन भर कांग्रेस दिन रात पानी पी कर आप पर कोसा करती थी कि ईवीएम क्यों, बैलेट आपने मान ली। मतलब वही कह रहे हैं बैकफुट। दूसरा बैकफुट ये कह रहे हैं कि तारीख बदलते जा रहे हैं आपने पहले घोषणा की इस तारीख तक, फिर कहा कि नहीं इस तारीख तक। ठीक है, मैं समझता हूँ प्रशासनिक तंत्र है, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियत कारक होते हैं, लेकिन फिर भी आप बताइएगा, इन आरोपों का तो जवाब अब आपको ही देना है। गंधर्व जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और
सभी यहाँ उपस्थित वरिष्ठों को मेरा नमस्कार। और इसके साथ ही मैं जवाब देना चाहूंगा माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने स्पष्ट कहा है कि ज्यादा उम्मीदवार होने के चलते हम इस चुनाव की प्रक्रिया को बैलेट पेपर के द्वारा करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ नगर पंचायत के चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव, जनता ने पिछले 5 वर्षों में सारी चीजें देखी हैं। तो उस आधार पे जब आप देखेंगे कि 3 चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, फिर रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, इन तीनों चुनाव में करारी हारने के बावजूद आज कांग्रेस हमें बैकफुट पर अगर मानती है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पार्टी की राजनीतिक विश्लेषण की आवश्यकता है। पूर्व में ही उनके उप मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने स्पष्ट जनता के बीच में ये संदेश दिया कि कांग्रेस का जो कैडर है उसे छत्तीसगढ़ में मजबूत होने के लिए अभी 10 से 15 साल का समय कम से कम लगेगा। जो कि आप अभी की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कांग्रेस के बहुत सारे नेतागण अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं और वो ये जानते हैं कि एक जो कांग्रेस का वर्चस्व एक परिवारवाद की ओर है उससे कहीं ना कहीं दूरी बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप उदाहरण देखेंगे, आज देश के जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने अपना राजनीतिक सफर एक बूथ अध्यक्ष से शुरू किया था, वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और उसके बाद आज आप देखेंगे भारत देश की जो राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपना सफर एक पार्षद के बतौर शुरू किया था और आज वे भारत देश की राष्ट्रपति हैं। तो ये सभी चीजें जनता के समकक्ष हैं। चुनाव चाहे किसी भी माध्यम से हो, छत्तीसगढ़ की जनता का अपार प्यार और समर्थन भारतीय जनता पार्टी की ओर है। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था जिसमें छत्तीसगढ़ से 60 लाख सदस्य से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। आज जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो इसका आधार ये होता है कि छत्तीसगढ़ का हर चौथा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन चुका है। तो जब आप ये सारी स्थिति को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी बैकफुट में नहीं है, हम फ्रंट फुट में खेलते हुए साथ ही साथ यहाँ पर हम महतारी वंदन योजना का 70 लाख छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा हस्तांतरित कर रहे हैं। उसमें जो भी शिकायतें आप तो ये कह रहे हैं कि आप तो किसी किसान को नहीं मिल रहा 3100 कह रहे हैं रुपेश जी, टेलीविजन पे कह रहे हैं सर, लाइव कह रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा। किसी रुपेश जी से मैं बोलूंगा, मेरी खुद की खेती है रबेली कामता गांव में, बलौदा बाजार जिला में, सिंगा में। मेरी ऋण पुस्तिका देख लेंगे, मेरा सहकारी बैंक का उनको पासबुक दिखा दूंगा किस प्रकार से साय राशि हस्तांतरित हो रही है। ये रुपेश जी उनको रुपेश जी आप खेत तो आपके पास भी है सर, खेती तो आपकी भी है रुपेश जी। देखिए खेती मेरे पास भी है, लेकिन गंधर्व जी स्वीकार कर ले यदि उन्होंने धान बेचा है तो क्या उनके ग्राम पंचायत में नगद काउंटर खुला है, क्या उनको 3100 रुपए का एक मुश्त भुगतान हुआ है, ये बता दे मुझे बस। देखिए अंतर की राशि अलग से आई है पर पूरी राशि आ गई है। एक मुश्त देने की बात अपने घोषणा पहुंच गई गंधर्व जी, और कितने दिन के अंदर आई आप ये देख लीजिए। हमने तो सरकार बनते ही 25 तारीख को 2 साल का जो बकाया बोनस था वो भी दिया, 3100 रुपए की दर से धान भी खरीद रहे हैं, 1000 रुपए माताओं बहनों को भी दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो अनेक योजनाओं के माध्यम से हम लोगों के बीच में भी उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी योजना आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत किए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रुपेश जी के माध्यम से विकास कार्य। चलिए रुपेश जी, गंधर्व जी कह रहे हैं विश्वास के साथ, तो मैं कह रहा हूँ अभी जाएंगे तो एक बार खाता फिर से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आ गई हो। आप डिबेट में बैठने वाले हैं गंधर्व जी के साथ। प्रमुख चैनल में ये बातें कह रहा हूँ। 3100 रुपए का एक मुश्त भुगतान करने की बात पिछले सत्र में भी कही थी और वर्तमान सत्र में केंद्र सरकार ने 117 रुपए का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। तो इस प्रकार से 3217 मिलना चाहिए, एक मुश्त मिलना चाहिए और ग्राम पंचायत में नगद काउंटर के माध्यम से मिलना चाहिए। मोदी की गारंटी पहले ही परिस्थिति में फेल है। धान का कटोरा जो छत्तीसगढ़ है उसके किसानों के साथ ये पूरी तरह से अन्याय। चलिए किसान और इस पर धान पर 3100 पर एक बार फिर से हम बात कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा जैसा कि आपने पूछा था, नागेंद्र जी हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी एक बात बताइएगा, ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो बातें हो रही हैं, एक बात सामने है, क्योंकि देखिए तकनीकी बाधाएं होते हैं, कुछ पेच होते हैं, बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराए जाने हैं तो प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। मतलब साफ है कि सरकार चुनाव जल्दी कराना चाहती है।
अगर आराम से ही होना था तो फिर बैलेट पेपर से इससे ही होता, ईवीएम से ही होता। दूसरी बात यह है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तब कांग्रेस की तो यही शुरू से मांग रही है कि आप बैलेट पेपर से ही चुनाव कराइए। यही एक चुनाव है जो कि सबसे ज्यादा शुचितापूर्ण है। इसके अलावा चुनाव की कोई भी पद्धति उतनी शुद्ध नहीं है। ये बात अलग है सर, पेटियां लूट ली जाती थी, तालाबों में पेटियां तैरती मिलती थी, वोटर्स की पेटियां, जंगलों में कई पेटियां मिला करती थी, वो अलग बात है। लेकिन शुचिता की बात है तो कांग्रेस मानती है, विपक्ष के बहुत से दल मानते हैं कि ये बैलेट ही ठीक है, भले ही लूट लिया जाए, तालाबों में मिले, फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम को लेकर कुछ भय रखते हैं, ऐसा बताते हैं, या फिर संशय रखते हैं। नागेंद्र जी, अभी जो पद्धति बनी है, ये जो बातें हो रही हैं, आरक्षण की स्थिति बार बार जो टल रही है किन्हीं कारणों से, क्या देखते हैं इसके पीछे विषय क्या है? ये जो समय बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ लोगों से बात कर रहा था, करना होता तो हो जाता तुरंत। इसमें तो बहुत ज्यादा सारे आंकड़े आपके पास होते हैं, तथ्यात्मक जानकारियां होती हैं सरकारों के पास। तब ऐसे में अगर ये तिथि बढ़ रही है, क्या कारण है, क्या समझते हैं आप नागेंद्र जी? देखिए, ये इसमें तकनीकी कुछ चीजें हैं जो सभी समझते हैं, और मुझे लगता है कि अगर ईवीएम से चुनाव की बात आती तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी होती, संसाधन जुटाने होते, और वो आपने देखा कि डिप्टी सीएम ने सीधे शब्दों में ये कहा था कि ज्यादा प्रत्याशी होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ईवीएम जो है वो ज्यादा लगते हैं। तो ये एक तकनीकी रीजन है, और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। उन्होंने बहुत सारी चीजों को सोचा है कि समय से ही चुनाव करा लिया जाए। हालांकि इसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है तकनीकी, वो जो आपने कहा बात कि आरक्षण का मुद्दा जो है वो आगे चल गया है, 7 जनवरी की डेट जो है वो मुकर्रर कर ली गई है। पर इसके अलावा चुनाव पहले कराने का उद्देश्य मुझे लगता है कि आने वाले समय में बोर्ड के एग्जाम होते हैं, और बहुत बड़ा जो एक संख्या जो होती है चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की, वो उनको भी एकत्रित करना और उनके साथ ये सारे चीजों को नियोजित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं जमीनी स्तर के चुनाव है, और इसको भी हम लोकतंत्र का महापर्व मानते हैं। और सीधे शब्दों में कहूँ तो ये नेताओं का चुनाव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। और इसमें मुझे लगता है कि पार्टी भी मायने नहीं रखती। कई जगह व्यक्ति जो है प्रत्याशी हैं, उनका खुद का चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनके कार्य करने की जो क्षमता और लोगों पे जो उनका सतत संपर्क है वो मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को अगर हम देखें और उस लिहाज से ये तय किया जा रहा है कैसे बेहतर तरीके से इस कार्य को कर लिया जाए। और इसमें जो फैक्टर है, इसमें प्रतिपक्ष जो है वो तमाम कारण ढूंढ रहा है कि जितना विलंब कर लिया जाएगा तो हो सकता है कि सरकार अपनी बहुत सारी योजनाओं को इस दौरान लागू कर ले। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष की एक ये भी बात थी कि वो बैलेट पेपर से जो चुनाव की मांग कर रहे थे वो कमोबेश किसी भी कारण से ये पूरी होती नजर आ रही। तो एक मुद्दा तो उनके हाथ से छिन ही गया है। और तमाम इन मुद्दों के बीच, चूंकि अभी आपको याद होगा संजय जी कि कांग्रेस जो है दिसंबर के पहले हफ्ते से ही खेतों खलिहानों के चक्कर लगाने लग गई थी, और वो किसानों के पास जाके उनका दुख दर्द ढूंढ रही थी कि उनके साथ क्या तकलीफें हैं धान बेचने में, उनको पैसे मिला था कि उन्होंने उसको कितना उसका डेटा इकट्ठा किया और वो कितना तथ्यात्मक है, इसको लेके तो एक आपने कहा ही है कि एक अलग से उस पर डिबेट कराया जा सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हैं जिन पे सरकार को प्रतिपक्ष भी घेरना चाहता है, 1 साल के कामकाज को लेकर उनकी समीक्षा आलोचना करने का प्रतिपक्ष को अधिकार भी है, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि वो अपने लंबे समय से जो उन्होंने पिछले 15 सालों में काम किया था उसके बाद फिर एक कांग्रेस। ठीक है नागेंद्र जी, मैं आपको लौटता हूँ। गंधर जी, एक बात बताइएगा, जो एक बात निकल कर जो बार बार आ रही है वो बात यही है, गंधर जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा जी। मैं ये कह रहा था कि एक बात यही जो है जो कही जा रही है, कुछ सूचनाएं ऐसी भी मिल रही हैं अलग अलग सूत्रों से। सूचना ऐसी है कि ये जो निकाय और पंचायत चुनाव होंगे शायद हो सकता है कि ये अप्रैल भी हो। कारण जैसा कि नागेंद्र जी बता रहे थे कि आने वाले दिनों में भी बोर्ड के एग्जाम होने हैं, और ये तो बोर्ड के एग्जाम में देख रहा हूँ फरवरी से ही शुरू होने हैं।
फरवरी से ही शुरू होने हैं सर, मुझे मालूम है कि फरवरी से ही तारीख है और 12 या 13 मार्च को ये बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं। तब ऐसे में जनवरी में अगर चुनाव होता है तो पूरा जब जो शिक्षा विभाग का बड़ा अमला इसमें लगता है, वो अमला अगर यहाँ इस चुनाव में लग जाता है तो निश्चित रूप से बोर्ड की जितनी बड़ी परीक्षाएं या फिर होम एग्जाम भी लीजिए, बहुत प्रभावित होगा वो। तब ऐसे में क्या ये जो सूचनाएं हैं ये सच के करीब हैं कि ये जो चुनाव है वो अप्रैल के लगभग होगा, जब ये सारी परीक्षाएं, बोर्ड के एग्जाम, ये सब कुछ करा लिए जाएं? संभव है? देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहिए कि जिस प्रकार की व्यवस्था हमें खड़ी करनी है, अगर व्यवस्था हमारे पास खड़ी हो जाती है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि छत्तीसगढ़ के भविष्य, छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। और ऐसी व्यवस्था के साथ अगर हम जल्द ही चुनाव कराने में सक्षम होते हैं, प्रदेश में वैसी व्यवस्था रहती है, तो चुनाव अभी कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कोशिश तो यही है कि जितने जल्दी चुनाव हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वर्तमान में जब आप स्थिति देखेंगे तो नगर निगम वार्डों की जो हालत अभी वर्तमान में बनी हुई है वो बहुत ही चिंताजनक है। अकेले आप रायपुर शहर को देखेंगे तो किस प्रकार से मच्छरों ने उत्पात मचाया, पूरे शहर ने देखा। स्मार्ट सिटी के पैसे का क्या हुआ, पूरे शहर ने देखा। तो इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, नेतागण चिंतित हैं कि हमें शीघ्र ही ये जो कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है और नगर पंचायत के इलेक्शन है, इन्हें करवा लेना चाहिए। बस बात है, व्यवस्था अगर वैसी सुदृढ़ निर्मित हो जाती है तो हम इसे तत्काल प्रभाव से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है रुपेश जी, एक बात बताइएगा कि आप क्या, मतलब आपकी रणनीति क्या कहती है, पार्टी की रणनीति क्या कहती है कि ये चुनाव अभी हो जाए जनवरी में जैसा कहा जा रहा है, अगर हो जाते हैं तब आप फायदे में रहेंगे, या फिर अगर अप्रैल में होता है तब आप फायदे में होंगे, या फिर तब आप नुकसान में होंगे? तब जैसे कह रहे हैं नागेंद्र जी, तब तक सरकार और भी कुछ काम कर जाएगी इस बीच मीनवाइल। तो आपको क्या लगता है, जो आप कह रहे हैं कि बार बार टाला जा रहा है, मतलब यही है कि अभी हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, आपके पास ज्यादा मुद्दे थे? रुपेश जी। संजय जी, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से मजबूत है और चुनाव अभी करा ले या चुनाव अप्रैल, मई में, जून में करा ले, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है आप कह रहे हैं रुपेश जी, संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। आप अभी गंधर्व जी अभी कोट कर रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम को, वो कह रहे थे कि कांग्रेस को यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी खड़ा करने में या कैडर तैयार करने में कम से कम 10 वर्ष का समय लगेगा, ये अभी कह रहे थे गंधर्व जी। मतलब बातें कंट्राडिक्ट हो रही हैं, विरोधाभासी हो रही हैं। विरोधाभासी कहीं नहीं है संजय जी। जिस प्रकार से संगठन अभी वर्तमान स्थिति में चल रहा है, निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी की जो वरिष्ठता है और वो पूरी तरह से स्पष्ट बातें करते हैं, लेकिन आप कांग्रेस का संगठन देखिए जिस प्रकार से विपक्ष ने विधानसभा के अंदर, आप लोगों की मजबूरी होती है, वो स्पष्ट बातें करते हैं, आप लोगों की मजबूरी होती है सर, प्रवक्ता गणों की। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, पार्टी लाइन ही बोलना पड़ता है सर जी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने विधानसभा के सदन के अंदर और सड़क में जिस प्रकार से कांग्रेस ने जनता की बातें करी हैं, उससे भाजपा बौखलाई हुई है। और देखिए, भाजपा में आज 4 शीर्ष नेतृत्व को माना जा रहा है। विष्णुदेव साय जी हैं, अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा जी हैं और ओपी चौधरी जी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं चुनाव समय पर होंगे, ओपी चौधरी जी बोलते हैं कि राशि की बचाने के लिए दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने हैं। अरुण साव जी बोलते हैं कि चुनाव समय पर होंगे और विजय शर्मा जी बोल रहे हैं चुनाव समय से पहले हो जाएंगे। और उसके बाद दिनांक 3 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक प्रदेश के नगरीय निकायों में जितने महापौर थे और नगरीय निकायों के जो जितने भी अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल 9 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार जो अमेंडमेंट लाई है प्रशासक बिठाने की, वो 3 जनवरी को राजनांदगांव नगर निगम में, 4 जनवरी को प्रशासक बिठाएंगे और 9 जनवरी को रायगढ़ प्रशासक बिठा करके काम करेंगे। इसी तर्ज पर जब 31 जनवरी या 5 फरवरी के बीच में जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव का समय सीमा समाप्त होगा, समय अवधि समाप्त होगी, उसके बाद वहां प्रशासक बिठाएंगे। इन परिस्थितियों में चारों नेताओं के विरोधाभासी कथन छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खोल दी है, इनकी ना तैयारी है। एक तरफ ग्रामीण स्तर पर किसान जिस प्रकार से 3100 रुपये नहीं मिल रहा है, वादा खिलाफी से परेशान है, और शहर की जनता कानून व्यवस्था से पीड़ित है, प्रताड़ित है।
इसी प्रकार से शहर और ग्रामीण की स्थिति में भाजपा कहीं भी चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। गंधर जी, इसलिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग आरक्षण का पेच फेंका है ताकि गाहे बगाहे मामला न्यायालय में चले जाए। और फिर से कहूंगा, महाराष्ट्र की तर्ज पर, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव भी पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कारण। दुबे जी, आप तो जानकार हैं, आप तो नियम कानून जानते हैं, जानकार हैं आप। ये जो आरक्षण का पेच फेंका है, मतलब जो 50% आरक्षण की बात की है, उसकी बात आप कर रहे हैं? किसी भी आप अंटागढ़ का मतलब इसे मतलब कोई चैलेंज कर सकता है, उसे कोई चैलेंज कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? एक भी अंटागढ़ में एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला है। और जिला पंचायत के जिस प्रकार के आरक्षण अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए, वर्तमान में आरक्षण हुए थे, आने वाले जब आरक्षण होगा तो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अध्यक्ष पद के लिए निश्चित रूप से वर्तमान है उससे कम होगा। इन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया है और पिछड़ा वर्ग की जो भूमिका है, पिछड़ा वर्ग की योग्यता है, पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व है, उस पर चोट पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है। तो सर देखिए, ये काम तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से हो रहा है कि विधानसभा में कुछ निकलता है, पास होता है, निकलता है, न्यायालय पहुंचता है, न्यायालय कहती है ये गलत है। तो क्या पता नहीं होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं? कांग्रेस ने ये पता नहीं होता है क्या कि हम करने क्या जा रहे हैं? हम जब विधानसभा में, संसद में बैठ रहे हैं तो पता नहीं होता हम क्या करने जा रहे हैं? क्या विषय के मर्मज्ञों से, विशेषज्ञों से, कानूनविदों से, संविधान विशेषज्ञों से, जिनकी बहुतायत है, जो बहुत बड़ी संख्या में है विद्वजन, उनसे नहीं पूछा जाता कि ये बन रहा है क्या कोर्ट में टिकेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या मानेगी? ये तो रुपेश जी, ये खेल तो हम लोग, मैं, आप और हमारी पत्रकार जन, तो हम तो ये तो देख रहे हैं वर्षों से कि आप सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, आप या जो भी दल हो, एक आरक्षण का एक बड़ा सा वो लेकर आ गया, क्या कहते हैं, बड़ा पात्र, देखिए इतना सारा आरक्षण, वो सब कुछ हुआ, कोर्ट में गए, गिर गया। क्या हो रहा है पिछली सरकारों में, अभी में क्या हो रहा है बताइए ना। चलिए मैं इसको कंक्लूड। जी, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान जब आरक्षण विधेयक पास हुआ था तो बहुमत के आधार पर नहीं हुआ था, सर्वसम्मति के आधार पर हुआ था। भाजपा के विधायक भी उस पर सहमति व्यक्त किए थे। जब माननीय राज्यपाल महोदय के पास गया, आज भी मामला वहां अटका हुआ है। तो इस स्थिति में भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि भाजपा उस आरक्षण पर विधानसभा सत्र के, तो विधानसभा के अंदर में उनका सहमति रहती है और विधानसभा से बाहर असहमति रहती है, जिससे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण मिलना है वो आज भी लंबित है विधेयक। ठीक है। कुल मिलाकर भाजपा वोट की राजनीति कर रही है। और जिस प्रकार से गंधर जी ने कहा था कि 50 लाख से अधिक सदस्य हमारे बन गए हैं, तो इनको जानकारी होनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने जितने सदस्य बनने की बात करी थी, उससे कम वोट इनको मिले थे। माने भाजपा के सदस्य, भाजपा के मतदाता भी भाजपा को वोट नहीं दिए थे। सदस्यता बनाना और वोट की राजनीति और चुनाव में वोट मिलना, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। बिल्कुल। आप डिस्कस करके सदस्य बना करके आप उसको अपने नेतृत्व क्षमता का परचम उसके बदौलत नहीं लहरा सकते। बिल्कुल मानता हूं इस बात को। गंधर जी संक्षेप में सीधे सर। देखिए, जिस प्रकार का आरोप कांग्रेस के प्रवक्तागण लगा रहे हैं, मैं उनके सभी चीजों का जवाब दे देता हूं। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव की प्रक्रिया को टालने का, आरक्षण का खेल करना चाहते, तो इस प्रकार की कोई भी स्थिति हम निर्मित नहीं करना चाहते। अकेले आप रायपुर में देखेंगे तो 23 वार्ड ओबीसी के लिए, 9 वार्ड एसटी के लिए, 3 वार्ड एसटी के लिए, उसके बाद महिलाओं के लिए 35 वार्ड अभी भी सामान्य वर्ग के लिए खुले हुए हैं, उसमें भी कुछ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही साथ जो ये बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें नहीं है, हमारे संगठन के ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं। इनके संगठन की स्थिति सिर्फ एक नेतृत्व पर निर्भर रहती है। अभी 4 स्तंभ बताए, मैं इनको बताना चाहूंगा कि भाजपा संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन सबके माध्यम से चलता है। हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में माननीय किरण सिंह देव जी हैं, उनका भी नाम है। आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, और वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। तो इस पर जो पार्टी बेस्ड हमारी जो डिसीजन होते हैं उसमें जरूर उनका भी एक हस्तक्षेप रहता है, पर हमारे नेतृत्व क्षमता संगठन के ढांचे के हिसाब से चलती है। और साथ ही साथ जो ये कह रहे हैं कि हमारे जो कोर वोटर्स हैं या जो हमारा जो संगठन का ढांचा है, जो हमारे इतने सदस्य हैं, तो सदस्यता अभियान के तहत वो सब अभी सदस्य बने हैं, पार्टी के विचारधारा को जान रहे हैं। धीरे धीरे उसमें कितने लोगों का इंटरेस्ट रहता है, क्या रहता है, लोकल मुद्दे क्या है, किस प्रकार की निराशा है,
उन सभी चीजों पर निर्भर रहता है। और अभी की स्थिति में आप देखेंगे तो पिछले 3 चुनाव से जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई है, और मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी विधानसभा का चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री की जो बात है वो स्पष्ट है कि अभी इनको समय लगना है, और इनके पास अभी वर्तमान में कोई मुद्दा नहीं है। तो इस प्रकार के ढकोसलाबाजी बातें करके जनता को गुमराह करने का एक प्रयास करने का हर बार इन लोग षड्यंत्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी जो भी हो रहा है इनके टूल किट के आधार पर होता है, और कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत केवल एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको पूरे देश ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी भली भांति देखा है कि कैसे एक परिवार के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। ठीक है गन्नर जी, मैं कुछ नागेंद्र जी से ही पूछ लेता हूँ। नागेंद्र जी बताइएगा, एक बात बताइएगा सर, थोड़ी समय की बाध्यता है, मुझे लगता है कि समय ज्यादा लेना था, लेकिन समय इशारा तो कर रहा है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा एक विषय, जैसा कि अभी एक विषय पर बात हो रही थी, जैसा कि कह रहे हैं रुपेश जी, मैंने ये बातें कई लोगों से सुनी, ये जो आरक्षण का मुद्दा है, क्या ये कोई बाधा बन सकता है क्या, जो आरक्षण का विषय, जो कि मैं देख रहा था कि हालांकि राजनीतिक इवेंट होते हैं या फिर कार्यक्रम होते हैं, आंदोलन होते हैं, उससे कोई कोर्ट का लेना देना नहीं होता है, विषय का लेना देना नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा था 30 तारीख को सर्व आदिवासी समाज बैठक कर रहा है और बस्तर में कुछ आंदोलन की रणनीति बन रही है। 30 तारीख को मैंने ये भी देखा था कि उसको बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन भी दिया है, रुपेश पांडे जी ने समर्थन दिया है कि पता नहीं, अभी ये बात तो पता नहीं चली है कि कांग्रेस ने समर्थन दिया है कि नहीं, रुपेश दुबे जी ने, कांग्रेस ने, तो ये अभी पत्ता खुलना बाकी है। तो ऐसी जो बातें हो रही हैं, तो क्या लगता है कि ये एक पेच बन सकता है आरक्षण वाला विषय, या फिर जो किया गया है बिल्कुल युक्ति सम्मत है, तर्क सम्मत है, कानून सम्मत है? कोशिश तो यही की जाती है जब ये सब कुछ किया जाता है कि वो तर्क सम्मत हो, युक्ति सम्मत हो, विधि सम्मत हो, और उसमें संविधान के सारे प्रावधानों के तहत वो सारा काम काज हो। लेकिन चूंकि संजय जी आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही आदिवासी विकास के लिए, यहाँ से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और प्रदेश को एक विकास की मुख्य धारा में जोड़ के अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश है। तो नगरीय निकाय चुनाव जो है, इन्हीं मुद्दों को, इन पेचों को लेके मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों की एक बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा के रूप में आने वाला है। कहीं ना कहीं ये स्वीकारना होगा कि जो कार्यकर्ताओं को हम कहें तो सीधे शब्दों में, ठीक है कि बीजेपी ने लगातार जीत हासिल करी है, तो उससे कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस को भी कमतर नहीं आंक सकते। उन्होंने भी तमाम चीजें जो अनुभव से देखी है और जमीनी स्तर पे, तो वो पूरा इन मुद्दों को लेके जनता के पास जाने की कोशिश करेंगे, और नगरीय निकाय चुनाव और नगरीय क्षेत्रों के तमाम चुनाव में और पंचायतों में एक तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। पिछले सत्ता में कांग्रेस ने जो काम किए उसको लेके भी वो उनके बीच जाके पूरा प्रयास करेगी कि प्रबल जनमत जो है उनके पक्ष में आए। तो कोशिश में ये जो पेच जो आपने कहा कि आरक्षण का, वो निसंदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी ठीक, तो चूंकि समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में जुड़े, किसी विषय पर फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, गंधर्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही साथ नागेंद्र जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय यही है, बात यही है कि जब निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात हो रही है, इससे जुड़े विभिन्न विषय हैं, बैलेट पेपर से चुनाव, इसकी तिथि को लेकर भी अभी एक संशय का वातावरण बना हुआ है कि चुनाव अभी होंगे या फिर बाद में कराए जाएंगे, बीच में बोर्ड की परीक्षाएं हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण